सीईटी के एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप में से शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म उन्होंने नहीं भरे हैं। कारण क्या है कि मैंने मना किया था। क्यों मना किया था उसके पीछे रीजन आप लोगों को आज शायद पता चला होगा कि सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट 2 दिनों से लैग कर रही है और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे बल्क में उस साइट पे आएंगे और वहां से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। जेन्युइन सी चीज है। उन गलतियों को रोकने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन आप रुको, बच्चों को गलतियां करने दो, देन उन गलतियों को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उनको सही करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो आज के इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म किस तरीके से भरना है बीएससी नर्सिंग के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और खुद नहीं, जो सीईटी ने ऑफिशियली बताया है, मैनुअल जो आपके लिए डिस्क्लोज किया है, उस मैनुअल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट रही सीईटी की। यहां पे देखिए अभी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है एंड यहां पे मैं आ गया तो ये इनका ऑफिशियल मैनुअल दे रखा है इन्होंने बच्चों के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन को ओपन करके भरने के लिए। सबसे पहले आप देखो स्टेप बाय स्टेप देखें, टोटल कुल मिला के 51 या 52 स्टेप्स हैं जिनको कंप्लीटली फिल करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। नंबर 1 पे सबसे पहले बात करें तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एकदम जीरो से शुरू किया इन्होंने। आप देखेंगे यहाँ पे https.cetcell.mahacet.org इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करने के बाद में आपको स्टेप नंबर 2 सीईटी के एग्जाम पोर्टल पे जाना है। ये सीईटी का एग्जाम पोर्टल हो गया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर यहां पे जस्ट लिखा देखिए सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026 उस पे आपको क्लिक करना है। देन आप क्लिक करने के बाद में ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहां पे आपको लिखा रहेगा एग्जिस्टिंग यूजर। अगर आपने ऑलरेडी यहां पे रजिस्टर्ड कर रखा है अपने आप को तो आपको लॉगिन करना है और अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है, आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। किस तरीके से, अब आप देखिए ये जो पोर्टल दिख रहा है, अब यहां पे सिर्फ वही बच्चा आएगा जिसने सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी आया ही नहीं था तो वो यहां आके क्लिक करेगा और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका है वो अपने क्रेडेंशियल से यहां पे साइन इन कर लेगा एंड लॉग इन कर लेगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा। अब साइन इन करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने, जैसे कि यहां फर्स्ट नेम डालना है एंड मिडिल नेम डालना है। कैसे? जो आपके एसएससी और एचएससी की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में आपकी एचएससी बोर्ड की जो क्लास 12 की मार्कशीट है वो भी है और 10th भी है, तो 10th की मार्कशीट को फॉलो करिएगा और जिनके पास में नहीं है उनको तो 10th की मार्कशीट फॉलो करनी ही है। पॉइंट नंबर 6 पे आके देखिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के लिए बोला गया है। आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ ईमेल आईडी वही डालिएगा जो फंक्शनल हो, जो आपके पास में आईडी पासवर्ड अभी हो। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुरानी ईमेल आईडी डाल रहे हैं जिसका नंबर या जिसका पासवर्ड हमें याद ही नहीं है। देन पासवर्ड पे आप डालिएगा, पासवर्ड कंफर्म करिएगा और अपने मोबाइल नंबर डालिएगा जहां पे आप खुद एनी टाइम जब भी सीईटी की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए या कोई भी इंफॉर्मेशन आए या मैसेज आए तो आप उसे रिसीव कर पाओ, ऐसे नंबर्स को ही आप वहां पे डालिएगा। अब अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ वाले सेगमेंट में तो यहाँ ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और यहाँ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप क्लिक करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, लेकिन यहाँ टाइप मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ टाइप करने लगते हैं 05031997, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, बट ध्यान रखना इस तरीके से नहीं करना है। आपको कैलेंडर पे जाना है, यहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है एंड देन फिर आपको आगे आना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने डाले थे वो आपको वापस से लॉगिन करने पड़ जाएंगे। तो आपको लॉगिन करेंगे वापस यहाँ पे सबमिट करके तो आपका ईमेल इससे वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई ईमेल करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर रखा है, आपने ईमेल को वेरीफाई किया। उसके बाद में दोबारा से जो क्रेडेंशियल, जो रजिस्टर्ड आईडी आपने ईमेल यूज की थी, जो पासवर्ड आपने डाले थे, उससे आप लॉगिन कर लीजिए वापस से। और लॉगिन करने के बाद अब यहां पे आपका पोर्टल ओपन हो चुका है पर्सनल डिटेल के लिए। इस पर्सनल डिटेल पे आपको फादर नेम डालना है, ओनली फर्स्ट नेम ही डालना है। यहां पे कंप्लीटली मेंशन किया गया है, सिर्फ फर्स्ट नेम, देन मदर नेम डालिए, फिर जेंडर डालिए, देन रिलीजन क्या है आपका वो डालिए, रीजन क्या है आपका ये डालिए एंड जो मदर टंग यानी आपकी जो मातृभाषा है वो आपको डालनी है। ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद में आपको जैसे मदर नेम हो गया आपका, ये सब चीजें आपने डाल दी, जेंडर वगैरह सब चीजें आपने डाल दी है, ये फिल कर दिया आपने एंड आपने रीजन फिल कर दिया कि आप क्या रिलीजन है आपका। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ रीजन का मतलब क्या हो गया, देखिए रिलीजन और रीजन अलग अलग हैं, गलती मत करिएगा। रीजन में आपका आ गया कि आप किस जगह रहते हैं, शहरी है या ग्रामीण है, यानी गांव है या शहर है, देहात तो नहीं है। और रिलीजन में आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है, जबकि आपको टाइप नहीं करना। यहाँ पे आपके ऑप्शन इंटरफेस में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद मदर टंग आपकी क्या है वो आपको फिल करनी है, जैसे मैंने बताया।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, आपको नेशनलिटी फिल कर सकते हैं आप। आपकी इनकम सोर्स जो है वो कहाँ तक आप आ रही है, लिमिट आपकी रेंज आपको दे रखी होगी वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपने फादर से पूछ सकते हैं, या फिर उनकी पे स्केल जो होती है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मैं लाइक कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप देख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, शादी नहीं हो रखी तो आप अनमैरिड करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड का स्टेटस डाल सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अदर स्टेट से हैं, जो मैरिड हैं, जो महाराष्ट्र सिटी में जिनकी शादी हो रखी है, तो वो डेफिनेटली मैरिड का ही डालेंगे। अब यहाँ एड्रेस की बात करें तो यहाँ एड्रेस में देखिए यहाँ रेड कलर का मार्किंग दिख रहा है आपको एड्रेस लाइन 1 में, तो ध्यान रखना यहाँ इसे फिल करना तो कंपलसरी है, जरूरी है। एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके एड्रेस लाइन में नहीं आ रहा है ये डेटा तो आप मत फिल करिए, बट एड्रेस लाइन फर्स्ट को फिल करना कंपलसरी है। देन हम आ जाते हैं आगे, ये एड्रेस लाइन फिल कर दी हमने कंप्लीटली 1, 2 एंड सारी स्टेट आप भर सकते हैं, तालुका भर सकते हैं। तालुका यानी आपका डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया। परमानेंट एड्रेस आप वापस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या उसी को वापस से आप वहाँ मैच कर देंगे कि हाँ मेरा एड्रेस सेम है, तो वो कॉपी हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप अपना स्टेट डाल दिए हैं, देन फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये सब चीज़ें आप फिल कर दिए। फिर आपके पास फ़ोन नंबर है और ये भी कंपल्सरी बोला गया, तो फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर इसी सेम को आपको एज अ परमानेंट या रेजिडेंस एड्रेस पे डालने के लिए यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। ये दिख रहा है आपको सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, यहाँ क्लिक करिए, आपका एड्रेस अपने आप कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। देन क्लिक करना है आपको फ़ोन नंबर पे और इसे नंबर को फिल करना है। आपके पिन कोड वगैरह जो हो वो सब चीज़ें आप फिल कर दीजिए। यहाँ एड्रेस लाइन 2 मेंशन कर रखा है कि आपके लिए मैंडेटरी है फिल करना, तो आप फिल करिएगा। जहां पे भी आपको रेड स्टार मार्क दिख जाए वो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है, आपको भरना जरूरी है। इन सारे चेंजेस को आप फिर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आप जब आगे वाले सेगमेंट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप महाराष्ट्र से हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, इस बात का प्रूफ क्या है, ये नहीं कि आप वहां पैदा हुए हैं, ये कि आपके पास में महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या नहीं है। अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपके पास में है देन से यस, अदरवाइज आप नो पे जंप कर जाइए। ये चीज क्यों मैटर करेगी, ध्यान रखना। काउंसलिंग के दौरान जब आपकी लिस्टिंग ओपन होगी, यानी कि आपके नंबर्स आएंगे, तो वो इसी बेसिस पे आएंगे कि हाँ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जो डोमिसाइल कैंडिडेट है वो फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन जो डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं है वो फर्स्ट राउंड में उनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में HSC बोर्ड या SSC बोर्ड के जो भी मार्कशीट अगर आपकी है, अगर आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट में आते हो तो उनकी आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। अब माइनॉरिटी डिटेल्स आपको डालनी है। अब माइनॉरिटी डिटेल्स में क्या हो गया, आपके दो बेसिस पे हो गई। एक माइनॉरिटी आ गई आपके रिलीजन के बेसिस पे और दूसरी माइनॉरिटी आ गई आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे। यानी अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से जैसे अगर मैं हिंदू को एक्सेप्ट कर दूं तो यहाँ पे बाकी जो रिलीजन है वो आपके माइनॉरिटी में आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी के अंदर, तो जैसे आप गुजराती बोलते हैं या गुजरात से हैं तो आप ये लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी हो गई, जहाँ पे गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, भोजपुरी, कन्नड़ा हो गई, ये आप भर सकते हैं। और ये आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई, जैसे जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब आप फिल कर सकते हैं। ये आपको भरना जरूरी है बिकॉज इससे आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज में हेल्प मिलेगी, क्योंकि माइनॉरिटी के यहाँ पे आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं, चाहे वो लैंग्वेस्टिक हो या फिर वो आपके रिलीजियस बेसिस पे हो। अगर आप में डिसेबिलिटीज है तो आप PW आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप वो भी फिल यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद बात करें किस टाइप की क्या डिसेबिलिटीज है आपके पास में, वो फिल कर सकते हो। कितनी पुरानी है, कहाँ से क्या सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे फिल करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी वेरीफाई होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। फिर आपको यहाँ पे SSC बोर्ड जो आपने पास किया है उसका ईयर लिखना है, कौन से किस ईयर में क्या कितने परसेंटेज आए हैं, किस स्टेट से आपने किया, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद में आप यहाँ आएंगे क्लास 12 के लिए और क्लास 10th के लिए। ये दोनों चीज़ें आपने फिल कर दी एंड देन फिल करने के बाद में आपके पास में क्लास 12th में अगर आप अपीयरिंग हैं, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो क्लास 12th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे अपीयरिंग है या अपीयर्ड है, तो यस और नो आप कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग है तो यस करेंगे, और अपीयर्ड हैं अगर मतलब आप अपीयरिंग नहीं कर रहे तो आप नो कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेटास को फिल करिएगा। और पासिंग ईयर तो आप करंटली अगर अपीयर हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी ही नहीं, ये उन्हीं को दिखेगी जो अपीयर्ड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ HSC बोर्ड के आपने सारी डिटेल भर दी है क्लास 12th की। अब यहाँ पे आपके पास में कुछ और जैसे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई है कि क्या क्या स्कोर आपका रहा, CGPA है या फिर परसेंटेज बेसिस पे है। ये सब चीज़ें आपको इजीली भरनी है क्लास 12 के बेसिस पे। जब जहाँ पे भी आपको H दिख रहा है वो क्लास 12 की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको S दिख रहा है यानी SSC और HSC, ये H है यानी कि क्लास 12 की डिटेल आपसे पूछ रहा है, और SSC है वहाँ क्लास 10 की डिटेल है। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, 10th की जगह 12th और 12th की जगह 10th की मार्कशीट जो है वो फिल कर दी है, तो ये गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये सारे डेटाज आपने इनपुट कर दिए हैं
एंड देन फिर आप आ जाएंगे कहाँ पे, ये कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कंपल्सरी कंडीशन है कि HSC बोर्ड के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप 45% हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए ST और SC के लिए। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको एलिजिबल कर देगा एग्जाम्स के लिए। ये फाइनली सबमिट करने के बाद में आपको करना होगा सेव, और सेव करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपने फिल की है अपने क्रेडेंशियल्स पर्सनल डिटेल के अंदर, वो सब आपके सेव हो जाएंगे। और सेव होने के बाद में आप देखिएगा यहाँ पे लिखा रहेगा ऑन सक्सेसफुल सबमिशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, यानी कि आप रजिस्टर्ड कर चुके हो। CET की 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड इट विल बी नेविगेटेड ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। अब ये आपको कैंडिडेट यानी आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा, जैसे आप इंस्टा या किसी फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो वैसा आपका अकाउंट दिख जाएगा यहाँ पे, और वहां फिर आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। हेल्प डेस्क पे अब आप टिकट राइज कर सकते हो, हॉल टिकट जनरेट कर सकते हो, ये सब चीजें आपको वहां मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी गवर्नमेंट जैसे एडमिट कार्ड लेके आती है, रिजल्ट जनरेट करती है, ये सब कुछ आपको इसी डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे ये सानिका, ये बच्ची सानिका जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो अब ये आपका इंटरफेस है, इसे कहते हैं डैशबोर्ड। अब CET का रजिस्ट्रेशन कर चुकी है वो बच्ची, तो यहाँ पे दिख जाएगा प्रोफाइल में क्या क्या उसने फिल किया है वो दिख जाएगा। हेल्प डेस्क पे वो ट्रैक कर सकती है या कोई टिकट राइज कर सकती है अगर कुछ गलती हो गई है तो। अब अगर आपने कोई गलती कर दी है और रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पे आपको ये हेल्प डेस्क दिखेगा, यहाँ पे आप अपने इशू को राइज करके अपना टिकट जनरेट करिए। आपको एक नंबर मिलेगा, एंड देन उस नंबर पे आप मेल आईडी मिलेगी, मेल आईडी पे आपको मैसेजेस डालने हैं, और वापस रिप्लाई भी आपका मेल आईडी और फोन पे आ जाएगा। तो हॉल टिकट आएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑब्जेक्शन जब आप एग्जाम हो चुका होगा तो ऑब्जेक्शन के लिए आप यहाँ पे आपको पेपर दिखाई देगा, आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, और आपका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोफाइल डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको क्योंकि CET बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बहुत सारे कोर्सेज के लिए हो गया, तो यहाँ अलग अलग चीज़ों के लिए आप रजिस्ट्रेशन जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है CET की, ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपकी चीज़ें जैसे देखिए MST CET का है यहाँ बता रखा है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता रखी है। ये एग्जाम के लिए बता रखा है कि ये सब चीज़ें क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, और फाइनल सबमिशन के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे आई एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड। उससे पहले एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाई गई है कि CET पे जो भी क्रेडेंशियल्स आपने भरे हैं वो सब सही भरे हैं, और इन केस काउंसलिंग के दौरान अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पे आपके पास में आ गया कि जो एग्जामिनेशन आप भर रहे हो वो आपके स्टेट का है, आप खुद महाराष्ट्र से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं, वो चीज़ें फिल करके आप इसे फाइनली सेव कर दीजिए, ताकि आपको चेंजेस अब करने यहाँ पे नहीं पड़ेंगे। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अभी आप कर सकते हो, सेव एंड प्रोसेस के बाद में सेव नहीं कर मतलब चेंजेस नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे कैटेगरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रेफर लैंग्वेज जो भी आपने भरा था वो सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप कर चुके हो ऑलरेडी। अब आपको करना है पेमेंट। तो 58वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फी है, यानी जो सेकंड स्टेप है हमारे रजिस्ट्रेशन का, वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप पे करके आप क्या करोगे, अपने पेमेंट को कंफर्म कर दोगे। जो भी आपका कैटेगरी वाइज पेमेंट लग रहा है वो लग जाएगा। एंड देन पेमेंट के बाद में आपको प्रिंट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, जो आपके काउंसलिंग के दौरान, जो आपका एडमिट कार्ड के दौरान आपके लिए यूजफुल होगा। ध्यान रखना कम से कम इसके 3 पेजेस आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी होगा। और फाइनल सबमिशन के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो आपके CET के लिए होगा। बस यही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपने कोई गलतियां की है तो आप कैसे उन गलतियों को सुधारोगे, आपको सबसे पहले यहाँ आ जाना है। और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे CET लिखा हुआ है, CET पे क्लिक करेंगे 2025 और 26 पे आ जाएंगे आप। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू राइज अ टिकट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा वो, और डैशबोर्ड पे सेम चीज आपसे पूछी जाएगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था राइज अ टिकट या राइज अ क्वारी इशू। वहाँ पे आप राइज करोगे, आपकी क्वारी रजिस्टर्ड करोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको टेक्स्ट मैसेज में डालना है या फोटोज डालनी है, फोटोज डालिए, आप उनको रिजॉल्व करवा सकते हो। जैसे मैंने कहा, आपकी ईमेल आईडी पे या आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि किस तरीके से उसको रिजॉल्व करवाना है या रिजॉल्व वो हो चुकी है। तो इस तरीके से अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हो और अपने इस फॉर्म को आप सबमिट करिएगा। फाइनली जो वीडियो मैं लेके आया आपके लिए वो यही था कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो। और अब वो सही समय है जब आप फिल कर सकते हो, बिकॉज साइट सही चल रही है। जो गलतियां बच्चों ने की उन गलतियों से हम सीख चुके हैं। अब हमें वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि आपने क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट ली, बट उसका सबमिशन नहीं लिया, यानी कि वैलिडेट सर्टिफिकेट नहीं लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लिया, और इस वजह से हमारे काउंसलिंग के अंदर लिस्ट में नाम ही नहीं आए बच्चों के। तो काउंसलिंग में अगर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना।
तो इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट के लिए सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप जरूर जाके देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी हमें रिक्वायर्ड हैं और काउंसलिंग के दौरान कौन से रिक्वायर्ड होंगे, वो सब चीजें मैंने बता रखी है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू आपका। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, उस पर भी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बना रखा है, चाहे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में सीटी की।